हर दिन ड्राइवर आधुनिक वाहनों की सुविधाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन वे उन अभिनव प्रयोगों से अनजान हैं जिन्होंने कभी उनके ड्राइविंग अनुभव में क्रांति लाने का वादा किया था। अति प्रचारित टर्बोचार्ज्ड रोटरी इंजन जो विश्वसनीयता में विफल रहे, से लेकर 1980 के दशक के भविष्यवादी डिजिटल डैशबोर्ड जो अप्रचलित हो गए, इन नवाचारों ने कार उत्साही लोगों को मोहित किया, लेकिन समय की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। पर एक दिखने में शानदार विचार एक भूली हुई विरासत में कैसे बदल गया? आइए हम 20 कार इनोवेशन की खोज करें जो समय के साथ अपनी चमक खो बैठे। नंबर 1, बेंच सीटें। बेंच सीटें जो कार की पूरी चौड़ाई में फैली होती थीं और सामने की पंक्ति में 3 लोगों को बैठने की अनुमति देती थीं, 1920 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक एक आम विशेषता थीं। उन्हें बैठने की क्षमता और आराम को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे परिवारों और समूहों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक हो गई थी। बेंच सीटें विशेष रूप से अमेरिकी कारों में लोकप्रिय हुईं, जो विशालता और उपयोग में आसानी का प्रतीक थीं। लोग सीट पर सरक कर कार के दोनों ओर से बाहर निकलने की क्षमता को पसंद करते थे। हालांकि जैसे जैसे सुरक्षा मानक बेहतर हुए, बेंच सीटों की कमियां स्पष्ट होने लगीं। वे बकेट सीटों की तुलना में कम समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती थीं, खासकर टक्करों में, और प्रत्येक यात्री के लिए व्यक्तिगत सीट बेल्ट और हेडरेस्ट की कमी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती थी। 1980 के दशक तक वाहन निर्माता बकेट सीटों को प्राथमिकता देने लगे, जिन्होंने बेहतर समर्थन प्रदान किया और एयरबैग और समायोज्य सीट बेल्ट जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के एकीकरण की अनुमति दी। नंबर 2, वेंट विंडोज। वेंट विंडोज, जिन्हें विंग विंडोज भी कहा जाता है, कार के दरवाजों के सामने के कोनों पर पाए जाने वाले छोटे त्रिकोणीय शीशे थे। 1930 के दशक में पेश किए गए, उन्होंने एयर कंडीशनिंग के आम होने से पहले कार में हवा के प्रवाह की अनुमति दी। इन शीशों को ताज़ी हवा के संचलन के लिए झुकाया जा सकता था, जिससे गर्म दिनों में कार को ठंडा रखने में मदद मिलती थी। वेंट विंडोज विशेष रूप से 1950 और 60 के दशक में लोकप्रिय थे, जो कई क्लासिक कारों की एक अनूठी विशेषता बन गए थे। शुरुआत में ड्राइवरों को वेंट विंडोज की सुविधा पसंद आई, क्योंकि वे मुख्य शीशों को पूरी तरह से खोले बिना हवा का झोंका प्राप्त कर सकते थे, जो तेज गति में उपयोगी था। हालांकि वेंट विंडोज में बारिश के दौरान रिसाव और चोरों के लिए एक आसान निशाना होने जैसी कमियां थीं। जैसे जैसे कार डिजाइन बदलती गई और एयर कंडीशनिंग मानक बन गई, वाहन निर्माताओं ने बेहतर वायुगतिकी और ईंधन दक्षता के लिए अधिक सुव्यवस्थित डिजाइनों का चयन करते हुए 1980 के दशक तक वेंट विंडोज को हटा दिया। नंबर 3, एशट्रे। एशट्रे कभी कारों में एक आम विशेषता हुआ करती थीं, जो धूम्रपान करने वालों को सिगरेट की राख और बट को निपटाने के लिए एक सुविधाजनक जगह प्रदान करती थीं। 20वीं सदी की शुरुआत में पेश किए गए 1950 के दशक तक एशट्रे अधिकांश वाहनों में मानक बन गए थे। उन्हें आमतौर पर डैशबोर्ड, दरवाजों या सेंटर कंसोल में बनाया जाता था, जिससे ड्राइवरों और यात्रियों के लिए आसान पहुंच संभव हो पाती थी। ऐसे समय में जब धूम्रपान व्यापक और सामाजिक रूप से स्वीकृत था, लोगों को कारों में एशट्रे होने की सराहना थी। हालांकि जैसे जैसे धूम्रपान के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ी, कार में एशट्रे की मांग कम होने लगी। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें ठीक से बनाए नहीं रखा जाता था, तो वे आग लगने का खतरा जैसी सुरक्षा जोखिम पैदा करते थे। 1990 के दशक तक वाहन निर्माताओं ने एशट्रे को हटाना शुरू कर दिया, उन्हें कप होल्डर और स्टोरेज कंपार्टमेंट जैसी अधिक व्यावहारिक सुविधाओं से बदल दिया। ये बदलाव धूम्रपान छोड़ने या बिल्कुल भी धूम्रपान न करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को भी दर्शाता है। नंबर 4, रिकॉर्ड प्लेयर्स। 1950 के दशक में कार निर्माताओं ने कार में मनोरंजन के लिए एक रोमांचक नई सुविधा के रूप में रिकॉर्ड प्लेयर्स पेश किए। ये प्लेयर्स ड्राइवरों और यात्रियों को यात्रा करते समय अपने पसंदीदा विनाइल रिकॉर्ड का आनंद लेने की अनुमति देते थे। ये एक उपन्यास विचार था जब रेडियो कारों में संगीत का मुख्य स्रोत था। लोग शुरू में इस इनोवेशन को लेकर उत्साहित थे, लेकिन कई व्यावहारिक मुद्दों के कारण उत्साह जल्दी ही फीका पड़ गया। ऊबड़ खाबड़ सवारी के कारण सुई कूद जाती थी, जिससे सुनने का अनुभव खराब होता था। इसके अतिरिक्त रिकॉर्ड प्लेयर्स बड़े थे और कार के अंदर कीमती जगह लेते थे। सुरक्षा चिंताएं भी स्पष्ट हो गईं, क्योंकि गाड़ी चलाते समय रिकॉर्ड बदलना विचलित करने वाला और खतरनाक दोनों था। 1960 के दशक तक कार में रिकॉर्ड प्लेयर्स प्रचलन से बाहर हो गए, क्योंकि बेहतर विकल्प सामने आए। 8 ट्रैक टेप और बाद में कैसेट प्लेयर्स के आगमन ने सड़क पर संगीत का आनंद लेने का एक अधिक विश्वसनीय और सुविधाजनक तरीका पेश किया, जिससे कार में रिकॉर्ड प्लेयर युग का अंत हो गया। नंबर 5, लैंडो बार। लैंडो बार कारों में जोड़े गए सजावटी फीचर थे, जो 18वीं सदी की परिवर्तनीय कन्वर्टेबल कैरेज के रूप को दोहराते थे। ये बार जर्मनी के लैंडो में उत्पन्न हुए थे, जहां वे शुरू में घोड़े से खींची जाने वाली कैरेज की फोल्डिंग छतों को सहारा देने के लिए कार्यात्मक थे। जैसे जैसे ऑटोमोबाइल उभरे, निर्माताओं ने विलासिता और पुरानी यादों की भावना पैदा करने के लिए इस डिजाइन को अपनाया। 1920 और 30 के दशक में अमेरिकी वाहन निर्माताओं ने निश्चित छतों वाली कारों का उत्पादन करना शुरू किया, जिनमें साइड लैंडो बार के साथ नकली परिवर्तनीय टॉप की सुविधा थी। ये बार पूरी तरह से सजावटी थे, जिनका उद्देश्य कारों को एक सुरुचिपूर्ण पुरानी दुनिया का रूप देना था, और वे स्टेटस सिंबल के रूप में लोकप्रिय हो गए।
हालांकि जैसे जैसे उपभोक्ताओं को एहसास हुआ कि बार का कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं है, उनका आकर्षण कम होता गया। उन्होंने अनावश्यक वजन और जटिलता को जोड़ा और अक्सर जंग लग जाते या टूट जाते थे, जिससे रखरखाव के मुद्दे पैदा होते थे। देर से 20वीं सदी में लैंडो बार को सनरूफ और पैनोरामिक रूफ जैसी अधिक व्यावहारिक सुविधाओं से बदल दिया गया, जिन्होंने बेहतर वेंटिलेशन और प्राकृतिक प्रकाश जैसे वास्तविक लाभ प्रदान किए। नंबर 6, कॉलम शिफ्टर्स। कॉलम शिफ्टर्स, जो पहली बार 1930 के दशक में पेश किए गए थे, स्टीयरिंग कॉलम पर लगे गियर शिफ्ट लीवर थे। इस इनोवेशन का उद्देश्य सामने की सीट में जगह खाली करना था, जिससे एक अधिक खुला केबिन बन सके जो एक अतिरिक्त यात्री को समायोजित कर सके। ये शिफ्टर्स विशेष रूप से 40 और 50 के दशक के दौरान अमेरिकी कारों में लोकप्रिय थे, जब बड़े पारिवारिक सेडान और ट्रक आम थे। ड्राइवरों ने अतिरिक्त बैठने की जगह और सीधे डिजाइन की सराहना की। हालांकि जैसे जैसे कार डिजाइन उन्नत हुई, कॉलम शिफ्टर्स की कमियां अधिक ध्यान देने योग्य हो गईं। उनमें अक्सर फ्लोर पर लगे शिफ्टर्स जितनी सटीकता की कमी होती थी, जिससे गियर चुनने में समस्याएं आती थीं। इसके अतिरिक्त लिंकेज तंत्र घिसाव के लिए प्रवण थे, जिसके परिणाम स्वरूप रखरखाव की चुनौतियां सामने आईं। 1960 के दशक तक स्पोर्ट्स कारों के उदय और अधिक एर्गोनॉमिक और प्रदर्शन केंद्रित डिजाइनों की बढ़ती मांग के साथ कॉलम शिफ्टर्स की लोकप्रियता कम होने लगी। बेहतर नियंत्रण और एक स्पोर्टी एहसास प्रदान करने वाले फ्लोर शिफ्टर्स पसंदीदा विकल्प बन गए। नंबर 7, लगेज रैक। सामान रैक कभी कारों पर एक आम विशेषता हुआ करती थी, खासकर 20वीं सदी के मध्य के दौरान। आमतौर पर छत या ट्रंक पर अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए लगाए जाते थे। वे परिवार की सड़क यात्राओं और छुट्टियों के लिए लोकप्रिय थे, क्योंकि कार के ट्रंक अक्सर छोटे होते थे और लंबी यात्राओं के लिए आवश्यक सभी सामानों को फिट नहीं कर पाते थे। शुरुआत में लोगों को लगेज रैक उनकी व्यावहारिकता के लिए पसंद थे, लेकिन उन्हें जल्द ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। रैक ने महत्वपूर्ण वायु प्रतिरोध जोड़ा, जिससे ईंधन दक्षता कम हो गई। उन्होंने सुरक्षा जोखिम भी पैदा किए, क्योंकि अनुचित तरीके से सुरक्षित किया गया सामान गिर सकता था और दुर्घटनाओं का कारण बन सकता था। इसके अतिरिक्त रैक जंग और क्षति के लिए प्रवण थे, जिसके लिए लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती थी। जैसे जैसे कार डिजाइन में सुधार हुआ, निर्माताओं ने बड़े ट्रंक और अधिक कुशल भंडारण समाधान को शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे बाहरी लगेज रैक की आवश्यकता कम हो गई। रूफ बॉक्स और अधिक वायुगति के डिजाइनों के परिचय ने सुरक्षित और अधिक व्यावहारिक विकल्प प्रदान किए, जिससे 20वीं सदी के अंत तक लगेज रैक का पतन हुआ। नंबर 8, कार फोन। कार फोन कारों में उपयोग के लिए डिजाइन किए गए मोबाइल टेलीफोन थे, जिन्हें पहली बार 1946 में सेंट लुइस, मिसौरी में बेल सिस्टम द्वारा पेश किया गया था। ये शुरुआती फोन बड़े और भारी थे, जिनका वजन लगभग 80 पाउंड था, और वे कार में महत्वपूर्ण जगह लेते थे। वे मुख्य रूप से व्यावसायिक पेशेवरों के बीच लोकप्रिय थे, जिन्हें यात्रा के दौरान जुड़े रहने की आवश्यकता थी। कार से कॉल करने के उत्साह के बावजूद सेवा में इसकी कमियां थीं। सीमित संख्या में चैनलों के कारण अक्सर व्यस्त सिग्नल आते थे, और स्थापना और सेवा शुल्क की उच्च लागत ने कार फोन को एक लग्जरी वस्तु बना दिया। सुरक्षा चिंताएं भी उभरीं, क्योंकि गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग करना ड्राइवरों को विचलित कर सकता था और दुर्घटनाओं का कारण बन सकता था। जैसे जैसे तकनीक उन्नत हुई, मोबाइल फोन छोटे, अधिक किफायती और व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए। 1990 के दशक तक हैंडहेल्ड मोबाइल फोन की सुविधा ने कार फोन को बदल दिया, और ब्लूटूथ और एकीकृत कार संचार प्रणालियों के आगमन ने समर्पित कार फोन की आवश्यकता को और कम कर दिया। नंबर 9, हुड आभूषण। हुड आभूषण कभी कारों के सामने लगे एक लोकप्रिय सजावटी फीचर थे, जो अक्सर रेडिएटर कैप पर होते थे। वे 1920 और 30 के दशक में व्यापक हो गए, जो ब्रांड पहचानकर्ता और विलासिता के प्रतीक दोनों के रूप में कार्य करते थे। रोल्स रॉयस अपने प्रसिद्ध स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी और कैडिलैक अपने पंख वाले आंकड़ों के साथ, जैसे वाहन निर्माताओं ने अपने वाहनों की सुंदरता और विशिष्टता को बढ़ाने के लिए इन आभूषणों का उपयोग किया। हालांकि शुरुआत में उनकी सौंदर्य अपील के लिए प्रशंसा की गई थी, हुड आभूषणों ने कई मुद्दे पैदा किए। वे दुर्घटनाओं में खतरनाक हो सकते थे, संभावित रूप से पैदल चलने वालों को चोट पहुंचा सकते थे, और चोरी और क्षति के लिए भी प्रवण थे। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे कार डिजाइन अधिक सुव्यवस्थित और वायुगतिकीय आकृतियों की ओर विकसित हुई, हुड आभूषण कम व्यावहारिक हो गए। 1960 के दशक तक सुरक्षा नियमों और बदलते उपभोक्ता स्वाद के कारण उनका पतन हुआ। आज हुड आभूषण दुर्लभ हैं, मुख्य रूप से विंटेज कारों पर या विलासिता मॉडल पर पीछे हटने योग्य सुविधाओं के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें चिकने, एकीकृत लोगों से बदल दिया गया है, जो सुरक्षा से समझौता किए बिना ब्रांड पहचान बनाए रखते हैं। नंबर 10, पॉपअप हेडलाइट्स। पॉपअप हेडलाइट्स एक अनूठी कार विशेषता थी, जो पहली बार 1930 के दशक में दिखाई दी। ये हेडलाइट जरूरत पड़ने पर ऊपर की ओर फ्लिप हो सकती थीं और उपयोग में न होने पर कार के बाहरी हिस्से के नीचे छिप सकती थीं, जिससे वाहनों को एक चिकना आधुनिक रूप मिलता था। 1936 में पेश की गई कॉर्ड 810 इस इनोवेशन को प्रदर्शित करने वाली पहली कार थी। पॉपअप हेडलाइट्स विशेष रूप से 1980 और 90 के दशक में लोकप्रिय हुईं, खासकर माजदा MX-5 और शेवरले कॉर्वेट जैसी कारों में।
उन्हें वायुगतिकी में सुधार करने और कारों को भविष्यवादी रूप देने के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआत में उपभोक्ता उनकी नवीनता और शैली से मोहित थे, लेकिन पॉपअप हेडलाइट्स में कई कमियां थीं। यांत्रिक भाग विफलता के लिए प्रवण थे, जिससे रखरखाव के मुद्दे पैदा होते थे। इसके अतिरिक्त बदलते सुरक्षा नियमों ने निर्माताओं के लिए नए मानकों का पालन करना मुश्किल बना दिया और हेडलाइट्स ने दुर्घटनाओं में पैदल चलने वालों के लिए जोखिम पैदा किया। 2000 के दशक की शुरुआत तक पॉपअप हेडलाइट्स को अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित निश्चित हेडलाइट्स के पक्ष में हटा दिया गया था। नंबर 11 फ्लोर डिमर स्विच। 1920 के दशक में पेश किया गया फ्लोर डिमर स्विच एक कार इनोवेशन था, जिसने ड्राइवरों को अपने पैर से कार के फर्श पर एक बटन दबाकर हाई और लो बीम हेडलाइट्स के बीच बदलने की अनुमति दी। इस सुधार का उद्देश्य ड्राइवरों को हेडलाइट्स को समायोजित करते समय अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर रखने की अनुमति देकर ड्राइविंग सुरक्षा को बढ़ावा देना था। ये स्विच 1940 और 50 के दशक में लोकप्रिय हुआ, खासकर अमेरिकी कारों में। शुरुआत में इसकी सुविधा और सुरक्षा के लिए सराहना की गई। इसमें कमियां थीं। फर्श पर होने के कारण ये जल्दी घिस जाता था और इसे लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती थी। ये गीली या मैला परिस्थितियों में भी संघर्ष करता था, क्योंकि गंदगी और नमी इसके प्रदर्शन को प्रभावित करती थी। 1980 के दशक तक इसे ज्यादातर स्टीयरिंग कॉलम पर लगे स्विच से बदल दिया गया था, जो अधिक विश्वसनीय थे और उन्नत हेडलाइट नियंत्रण की अनुमति देते थे, जिससे ड्राइविंग सुरक्षा और सुविधा बढ़ती थी। नंबर 12 विनाइल रूफ। 1960 और 1970 के दशक में विनाइल रूफ कारों के लिए एक ट्रेंडी फीचर थे। पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी ये छतें लागत या जटिलता के बिना एक परिवर्तनीय टॉप के रूप में दिखने के लिए डिजाइन की गई थीं। उन्होंने कारों को अधिक किफायती मूल्य पर एक विलासितापूर्ण उपस्थिति दी और फोर्ड थंडरबर्ड और कैडिलैक एल डोराडो जैसे अमेरिकी मॉडलों पर लोकप्रिय थे। हालांकि विनाइल रूफ में अपनी समस्याएं थीं। सामग्री अक्सर समय के साथ फट जाती और फीकी पड़ जाती थी, खासकर कठोर मौसम में, और इस्तेमाल किया गया चिपकने वाला खराब हो सकता था, जिससे छीलने और फूलने की समस्या होती थी। इन मुद्दों के कारण लगातार रखरखाव होता था, जिससे उनका आकर्षण कम हो गया। 1980 के दशक तक विनाइल रूफ प्रचलन से बाहर हो गए, क्योंकि लोगों ने अधिक टिकाऊ, कम रखरखाव वाले विकल्प चुने। पेंट तकनीक और क्लियर कोट फिनिश में प्रगति ने एक बेहतर लंबे समय तक चलने वाला विकल्प पेश किया। नंबर 13 8 ट्रैक टेप। 8 ट्रैक टेप, जो 60 के दशक के मध्य में पेश किया गया था, संगीत को लगातार चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चुंबकीय टेप का एक प्रकार था। फोर्ड और आरसीए की मदद से लियरजेट कॉर्पोरेशन के बिल लियर द्वारा विकसित इसे कारों में आसान और पोर्टेबल संगीत के लिए डिजाइन किया गया था। 8 ट्रैक टेप 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक में लोकप्रिय हुआ, खासकर अमेरिका में, क्योंकि इसे अधिक संगीत चलाने के लिए पलटने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों को गाड़ी चलाते समय अबाधित सुनने के लिए इसकी सुविधा पसंद थी, लेकिन इसमें समस्याएं थीं। टेप अक्सर जाम हो जाते थे, ध्वनि की गुणवत्ता समय के साथ खराब हो सकती थी और ट्रैक स्विचिंग से क्लिक करने की आवाज आती थी। 1980 के दशक की शुरुआत तक कॉम्पैक्ट कैसेट और बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क ने बेहतर ध्वनि की गुणवत्ता और पोर्टेबिलिटी की पेशकश की, जिससे 8 ट्रैक टेप प्रचलन से बाहर हो गया। नंबर 14 स्वचालित सीट बेल्ट। स्वचालित सीट बेल्ट को 1980 के दशक के अंत में कार सुरक्षा में सुधार करने के लिए पेश किया गया था, जो कार का दरवाजा बंद होने पर स्वचालित रूप से अपनी जगह पर आ जाते थे, ताकि यात्रियों को मैन्युअल रूप से बेल्ट न लगानी पड़े। लक्ष्य उन ड्राइवरों और यात्रियों के बीच सीट बेल्ट के उपयोग को अधिक सामान्य बनाना था, जो अक्सर उन्हें पहनना भूल जाते थे। शुरुआत में ये सीट बेल्ट एक महान इनोवेशन की तरह लग रहे थे, लेकिन उन्हें जल्द ही आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने केवल ऊपरी शरीर को सुरक्षित किया, जिससे लैप बेल्ट को मैन्युअल रूप से बांधना पड़ता था। कई उपयोगकर्ताओं ने इस चरण को छोड़ दिया, जिससे दुर्घटनाओं में गंभीर चोटें आईं। उदाहरण के लिए, यदि लैप बेल्ट का उपयोग नहीं किया जाता था, तो क्रॉस चेस्ट बेल्ट गंभीर गर्दन की चोटें पैदा कर सकता था। अध्ययनों से पता चला कि कई यात्री लैप बेल्ट का उपयोग नहीं कर रहे थे और तंत्र अक्सर खराब हो जाते थे। स्वचालित सीट बेल्ट को 1990 के दशक के मध्य तक हटा दिया गया था। एयरबैग, जो बेहतर समग्र सुरक्षा प्रदान करते थे, वाहनों में मानक बन गए और स्वचालित सीट बेल्ट की जगह ले ली। नंबर 15 टेल फिन्स। टेल फिन्स एक लोकप्रिय कार डिजाइन विशेषता थी, जिसे 1940 के दशक के अंत में P-38 लाइटनिंग फाइटर प्लेन के जुड़वां पतवारों से प्रेरित होकर पेश किया गया था। ये डिजाइन पहली बार 1948 कैडिलैक में दिखाई दिया, जिसे फ्रैंकलिन क्विक हर्शे ने बनाया था। टेल फिन्स का उद्देश्य कारों को भविष्यवादी वायुगतिकीय रूप देना था, जो युद्ध के बाद की अवधि में प्रगति और आधुनिकता को दर्शाता था। ये प्रवृत्ति 1950 के दशक और 1960 के दशक की शुरुआत में अपने चरम पर पहुंच गई, जिसमें 1959 कैडिलैक एल डोराडो जैसे मॉडल में बड़ी नाटकीय फिन्स थीं। लोग शुरू में अंतरिक्ष युग के रूप से उत्साहित थे, जो उस युग के जेट विमानों और रॉकेटों के आकर्षण से मेल खाता था। हालांकि टेल फिन्स के व्यावहारिक फायदे न्यूनतम थे। जबकि कुछ निर्माताओं ने दावा किया कि उन्होंने स्थिरता में सुधार किया, ये मुख्य रूप से एक विपणन रणनीति थी।
टेलफिन्स ने उत्पादन लागत भी बढ़ाई, उनके नुकीले किनारों के साथ सुरक्षा जोखिम पैदा किया और पीछे की दृश्यता को बाधित किया, जिससे पार्किंग और रिवर्सिंग मुश्किल हो गया। 1960 के दशक के मध्य तक ऑटोमोटिव डिजाइन अधिक व्यावहारिक शैलियों की ओर बढ़ने के कारण टेलफिन्स प्रचलन से बाहर हो गए थे। नंबर 16 पुश बटन ट्रांसमिशन। पुश बटन ट्रांसमिशन को 1950 के दशक के मध्य में पारंपरिक लीवर का उपयोग किए बिना गियर शिफ्ट करने के एक नए तरीके के रूप में पेश किया गया था। क्रिसलर ने इस इनोवेशन का नेतृत्व किया, 1956 में पुश बटन ट्रांसमिशन जारी किया। इसका उद्देश्य गियर शिफ्टिंग को आसान बनाना और कार के अंदर जगह खाली करना था। इस प्रणाली ने गियर चुनने के लिए डैशबोर्ड पर बटन का इस्तेमाल किया, जिसे उस समय अत्याधुनिक और सुविधाजनक सुविधा के रूप में देखा गया था। शुरुआत में लोग पुश बटन ट्रांसमिशन की सादगी और आधुनिक रूप से उत्साहित थे, लेकिन विद्युत प्रणालियों में समस्याओं के कारण उत्साह जल्दी ही फीका पड़ गया, जो अक्सर विफल हो जाते थे। आम मुद्दों में फ्यूज उड़ना और विद्युत खराबी शामिल थे, खासकर पैकेट जैसे मॉडलों में इसके अल्ट्रामैटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसके अतिरिक्त पारंपरिक गियर लीवर के आदि ड्राइवरों को पुश बटन प्रणाली भ्रमित करने वाली लगी, जिससे गलतियां हुई। नंबर 17 व्हाइट वॉल टायर। व्हाइट वॉल टायर, जिनकी एक सफेद पट्टी या साइडवॉल होती है, 1900 के दशक की शुरुआत में लोकप्रिय हुए। उन्हें शुरू में रबर में जिंक ऑक्साइड मिलाकर बनाया गया था, जिसने उन्हें अधिक टिकाऊ भी बनाया। ये टायर जल्दी ही विलासिता और शैली का प्रतीक बन गए, खासकर 50 और 60 के दशक में, और कई हाई एंड कारों पर देखे गए। लोगों ने उनके सुरुचिपूर्ण रूप की प्रशंसा की और उन्हें परिष्कार और वर्ग से जोड़ा। हालांकि उन्हें साफ रखना मुश्किल था, क्योंकि सफेद रबर आसानी से गंदगी दिखाता था और इसे बार बार धोने की आवश्यकता होती थी। साथ ही इन टायरों को बनाना मानक काले टायरों को बनाने की तुलना में अधिक जटिल और महंगा था। जैसे जैसे कार डिजाइन बदली, काले टायर अधिक फैशनेबल हो गए, जिससे व्हाइट वॉल टायरों की लोकप्रियता में गिरावट आई। 1980 के दशक तक व्हाइट वॉल टायर को बड़े पैमाने पर ऑल ब्लैक टायर से बदल दिया गया था, जिन्हें बनाए रखना आसान था और वे अधिक लागत प्रभावी थे। नंबर 18 कर्व फीलर्स। कर्व फीलर्स, जिन्हें कर्व फाइंडर भी कहा जाता है, पहियों के पास कार के शरीर के निचले हिस्से से जुड़ी धातु के तार या स्प्रिंग्स थे। उन्हें ड्राइवरों को सचेत करने के लिए डिजाइन किया गया था जब वे पार्किंग करते समय कर्व के बहुत करीब थे, जिससे टायरों और हबकैप को नुकसान से बचाने में मदद मिलती थी। 1950 और 60 के दशक में लोकप्रिय, खासकर आसानी से खरोंच लगने वाले व्हाइट वॉल टायरों वाली कारों पर कर्व फीलर्स कर्व से रगड़कर एक आवाज करके काम करते थे, जिससे ड्राइवर को चेतावनी मिलती थी। इससे महंगी मरम्मत से बचने और कार के रूप को बनाए रखने में मदद मिली। हालांकि कर्व फीलर्स में कमियां थीं। वे शोरगुल वाले और शर्मनाक हो सकते थे और क्षति और टूटने के लिए प्रवण थे। कार प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ आधुनिक वाहनों में अब पार्किंग सेंसर और कैमरे हैं, जो कर्व फीलर से जुड़े मुद्दों के बिना अधिक सटीक और विश्वसनीय सहायता प्रदान करते हैं। नंबर 19 टी टॉप्स। टी टॉप्स या टी बार रूफ 1970 और 80 के दशक के दौरान कारों में एक लोकप्रिय विशेषता थी। उनमें 2 हटाने योग्य छत पैनल थे, जिनके बीच में एक ठोस बार चल रहा था, जिससे एक टी आकार बनता था। इस डिजाइन का उद्देश्य एक हार्डटॉप की मजबूती को बनाए रखते हुए एक परिवर्तनीय कन्वर्टेबल की खुली हवा का एहसास देना था। विचार था कि एक परिवर्तनीय की स्वतंत्रता और एक कूप की सुरक्षा दोनों का सबसे अच्छा मिश्रण किया जाए। शेवर्ले कॉर्वेट और पॉन्टिएक फायरबर्ड जैसी कारें टी टॉप होने के लिए प्रसिद्ध थीं। हालांकि उनमें कुछ समस्याएं थीं। उनमें अक्सर रिसाव होता था, जिससे पानी की क्षति और जंग लगती थी, और पैनलों को हटाना और संग्रहित करना असुविधाजनक था। केंद्रीय बार ने एक पूर्ण परिवर्तनीय की तुलना में खुली हवा के अनुभव को भी सीमित कर दिया। जैसे जैसे कार प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ, टी टॉप्स को अंततः सनरूफ और पैनोरामिक रूफ जैसे अधिक विश्वसनीय विकल्पों से बदल दिया गया। नंबर 20 वुडीज। वुडीज या वुडी वैगन लकड़ी के बॉडी पैनल वाली कारें थीं, जो 1930 और 40 के दशक में लोकप्रिय थीं। इन कारों ने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लकड़ी का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये धातु की तुलना में सस्ती और अधिक सुलभ थी। वुडीज में अक्सर उनके पीछे के बॉडीवर्क पर लकड़ी के पैनल होते थे, जो उन्हें एक विशिष्ट रूप देते थे। लोगों को वुडीज उनकी अद्वितीय उपस्थिति और विशाल अंदरूनी हिस्सों के लिए पसंद थे, जो परिवारों और बाहरी यात्राओं के लिए महान थे। हालांकि लकड़ी के पैनलों को बनाए रखना महंगा था, क्योंकि उन्हें सड़ांध और मौसम की क्षति को रोकने के लिए देखभाल की आवश्यकता होती थी। 1950 के दशक तक वुडीज की लोकप्रियता कम हो गई, क्योंकि धातु के निकाय अधिक किफायती और टिकाऊ हो गए। सुरक्षा भी एक मुद्दा था, क्योंकि वुडीज ऑल मेटल कारों की तुलना में दुर्घटनाओं में कम सुरक्षित थीं। जैसे जैसे मेटल वर्किंग में सुधार हुआ, निर्माताओं ने बेहतर सुरक्षा और कम रखरखाव के लिए ऑल स्टील निकायों की ओर रुख किया।